आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के विज्ञान। क्लास 10th के को देखते हैं। उसमें पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है कि चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस क्लास में आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर पर पूरे के पूरी कॉन्सेप्ट को के आधार पर पूरा का पूरा क्लास दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, क्योंकि समय आपका बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इसमें मेरा टारगेट है कि प्रत्येक दिन एक चैप्टर में एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर को फिनिश कर दें। पहले आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। उसके बाद आपको उस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तथा आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर फर्स्ट में क्या रासायनिक अभिक्रिया हम समीकरण को ध्यान से देखेंगे। तो इसमें पहला क्या है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण देखिए अगर जब समीकरण की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है हमारा, इसमें अभिकारक होते हैं तथा उत्पाद होते हैं। जब अभिकारकों तथा उत्पादकों को उसके प्रतीकों व सूत्रों के प्रयोग के आधार पर प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहा जा रहा है कि देखिए एकदम आपको इसमें विस्तार से समझाया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन रहता है तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, देखिए आपका ये है कि अभिकारक हो गया, ये जो प्राप्त होगा ये उत्पाद हो गया। तो कहा जाता अभिकारकों और उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ प्रतीकों की आवश्यकता होती है या कुछ रासायनिक सूत्रों की आवश्यकता होती है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखा जाता है कि अभिकारक क्या होते हैं। देखिए अभिकारक क्या होते हैं, देखिए आपको पता है कि क्या अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कहा जाता है कि जब ये क्या होते हैं, देखिए ये आपका जो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों के दोनों क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले थे। तो और क्या होता है, ये जो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन है ये रासायनिक अभिक्रिया में बनती हैं। तो जब भाग लेने वाले भाग को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहता है, और जो लास्ट में जो बनता है उसी को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। तो इसमें आपको देखिए बताया गया कि ये दोनों के दोनों हमारा क्या है, आपका ये अभिकारक है, बाकी ये क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं उत्पाद की ओर। उत्पाद क्या होता है, देखिए उत्पादों में ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। जिंक सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों अभिकारक थे, लेकिन ये जो लास्ट में प्राप्त होता है ये क्या है, उत्पाद होता है। इस प्रकार से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को देखिए। अब देखा जाता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाहर आपका कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी 100% गारंटी है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है बस उसी को आप लोग रिवीजन कर लिया करिए। पूरा का पूरा आपका सिलेबस इसमें कवर करा दिया जा रहा है। मेरा टारगेट है कि किसी भी स्टूडेंट को इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मेरा टारगेट है कि 95% आपका साइंस में कम से कम आ जाए। नहीं तो पूरा का टारगेट है क्या, 100 में 100 लाने का।
अगर इसमें से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा कोई भी, तो उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड किया गया है, उसको जाकर देख लीजिएगा, आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको भी कवर कराया जा रहा है, और आपके जितने भी थियरियाँ हैं, उसके बाद जितनी भी परिभाषा हैं, उसके उदाहरण हैं, सभी को एक एक करके आपको वीडियो देते रहेंगे। देखिए, यह निःशुल्क सभी वीडियो हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि अगर कोई टीचर आपके लिए इतना मेहनत करता है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है कि अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिए अधिक से अधिक, क्योंकि घर बैठे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचेगा, तो वो भी अपने अच्छे से अच्छे तरीके से इसको कवर कर सकते हैं, और अच्छे मार्क्स लाकर अपना एक सुनहरे भविष्य की ओर क्रमशः कदम बढ़ा सकते हैं। तो अगला हम देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखिए देखिए, संतुलित रासायनिक कहा जाता है कि जब रासायनिक समीकरण को संतुलित, क्या उसमें अभिकारकों के अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या दोनों को बराबर करना ही क्या होता है? रासायनिक संतुलित समीकरण कहलाता है। अब कहा जाता है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें 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 विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक व उत्पादक दोनों पक्षों में समान होता है, तो उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। आप लोग संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? टीच बाई कपिल सर सर्च करिएगा, आपको पूरा का पूरा समझा दिया गया कि किस प्रकार से किसी भी रासायनिक समीकरण को 2 मिनट में कितना भी टफ कोई भी आपका रासायनिक समीकरण होगा, पूरे के पूरे समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आपको हिंट दे दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है। इसमें देखिए क्या है, बोला जा रहा है आयरन है और जल है, उसके साथ क्या है, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। अब इसमें देखिए कहा जाता है अभिकारकों की संख्या व उत्पादों की संख्या को अलग करते हैं। देखिए, ये सभी के सभी क्या अभिकारक है, ये सभी के सभी उत्पाद है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये इसमें एक तत्व अलग है, लेकिन इसमें दो तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें हाइड्रो कौन है, आयरन है और ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन अलग है। तो जितने तत्व साथ साथ हैं, जिसे कहा जाएगा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ है, तो इसको जब भी हम क्रियाएं में भाग लेंगे रासायनिक समीकरण में, दोनों को साथ में लेंगे। यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन को साथ में लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको बताया जा रहा है कि देखिए, आयरन हो गया और हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इस प्रकार से तत्वों को तोड़ दिए, तो अब इधर क्या है, आयरन है, ऑक्सीजन है, और उसके बाद नीचे क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। अब इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो भी तत्व है, ये अलग तत्व है, बाकी ये दोनों साथ में है। तो ये अलग है, ये क्या एक साथ में, ये अलग है। बस इसमें ध्यान देना कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि जितने तत्व समूह में हैं उनको समूह में लिखना है, जितने तत्व अलग है उसको अलग लिखना है। अब बात आती है कि हाई ऑक्सीजन की या क्या आयरन के पास कितने, अगर जिस भी तत्व के पास कोई भी परमाणु की संख्या या अणुओं की संख्या नहीं दिया रहता है, तो वहां पर हम क्या लिखते हैं, आपस में एक हो जाता है अणुओं की संख्या। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। तो आयरन के 3 अणु, ऑक्सीजन के 4 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु। अब देखिए, आयरन की मात्रा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना 1 है, तो एक इसकी तुलना में एक कितना कम है, 3 गुना कम। तो यहाँ पर 3 गुना कम है, तो 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब ए 3 हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा, तो ये आयरन की मात्रा बराबर होगी। अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे, इसकी भी तुलना 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 कम 4 हो जाएगा। जब यहाँ पर 4 हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन की वैल्यू 4 हो जाएगी, ऑक्सीजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर क्या 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का फिर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस प्रकार से 8 बराबर हो गए। अब देखा जाता है कि आयरन की वैल्यू 3, आयरन की वैल्यू 3, हाइड्रोजन की वैल्यू 8, हाइड्रोजन की वैल्यू 8, ऑक्सीजन की वैल्यू 4, ऑक्सीजन की वैल्यू 4। अब देखिए, यहाँ पर परिवर्तन किया गया है, तो यहाँ पर 3 लगाया गया, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लगाया गया। आयरन में इसमें किसी भी प्रकार का चेंज किया गया नहीं, चेंज किया गया था, इसमें क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 लगा गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना।
आप लोग इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, उसको जाकर देख लेंगे तो आपको जितने भी रासायनिक समीकरण है आप, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी आपके 2 नंबर का आते हैं, क्योंकि जब तक रासायनिक समीकरण को नहीं समझे रहेंगे संतुलित करना, तब तक आगे जितने भी अभिक्रियाएं हैं, जितने भी प्रकार है, उसको पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि उधर परिभाषा तो समझ में आ जाएगी, लेकिन एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा। एग्जाम्पल को भी लिखना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि परिभाषा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अगर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे क्या है, संयोजन अभिक्रिया को संयुक्त अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं में या रिडॉक्स अभिक्रिया में बांटा गया है। अब हम लोग एक एक करके परिभाषा तथा उदाहरण के साथ पढ़ते हैं। आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक एक क्रियाओं का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में देखिए क्या हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया में बस शब्द को ध्यान रखिए। संयोजन में क्या है, संयोग करना। संयोग करने का मतलब क्या है, दो बिछड़े को, क्या है, दो बिछड़े हुए प्रेमी को एक करना, ये क्या कहलाता है, संयोजन कहलाता है। जैसे कहा जाता है कि दो बिछड़े हुए, एक ए है और एक बी है, ये दोनों आपस में जैसे ही मिलते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं, तो कहा जाता है ये दोनों के दोनों अभिकारक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए परिभाषा के आधार पर समझते हैं हम लोग। देखिए क्या है, वह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या है कि इसके एग्जाम्पल देखिए। अब कहा जाता है कि देखिए ए और बी दो अभिकारक है, ए और बी के रूप में प्राप्त होते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उसके बाद बोला जाए यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है मिलकर क्या, जल का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद देखा जाता है गंध और दहन। देखिए गंध और दहन की बात करते हैं, दहन के लिए हमेशा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। गंधक में कहा जाता है कि सल्फर है, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल है तो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो भी देखिए दो या दो से अधिक रहेंगे, तुरंत इसको में क्या लेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया लेंगे। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करना संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, और इस संयोजन का उल्टा होता है, उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद में बनते हैं। बस इसमें क्या जगह, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कहा जा रहा है कि एकल, जैसे क्या, एक प्रेमी प्रेमिका मिले हैं, अचानक से इनका बिछड़ना, ए और बी में मतलब क्या है, दोनों को अलग होना, ये क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल सा है कि एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि कहा जा रहा है कि फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर FeSO4 है, इसकी क्रिया को जैसे ही कराया जाता है तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर Fe2O3 मतलब क्या, एकल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं, जिसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इसी को क्या कहा जाता है, संगमरमर का सूत्र कहा जाता है।
अब देखिए कहा जाता है कि अगला देखिए सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड देखिए सिल्वर का टूटती अलग होता है और ब्रोमीन टूटता अलग हो जाता है, तो एक क्रियाएं क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी में जो लाइट होता है, जो फोटो खींचने वाला जो कैमरा होता है उसमें आपका जो लाइट आती है किसके कारण आती है, सिल्वर ब्रोमाइड के कारण आती है। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या, उष्मा छेपी अभिक्रिया। देखिए सिंपल सा शब्द समझ में आ रहा है, उष्मा छेपी। इसमें क्या है, ऊष्मा बाहर निकलने कहा जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको करने में ऊष्मा या ऊर्जा का रूपांतरण उत्सर्जित होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपल सा है कि इस क्रिया को जैसे ही कराया जाता है इसमें से ऊष्मा क्या करेगी, बाहर निकलेगी, और ऊष्मा या ऊर्जा यही क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कराती है। जैसे देखिए CH4 के साथ ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा जल बनता है। इसमें कुछ न कुछ क्या प्रकार ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ऊर्जा का बाहर निकलना ही ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा कहा जा रहा है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मनुष्य श्वसन की क्रिया करता है तो उस समय भी क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है कि जब भी ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया की बात करेंगे तो उसमें कौन सी गैसें बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही अधिक से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। तो अब कहा जाता है कि किस प्रकार से, देखिए मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे चावल आलू। ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस क्रिया में कौन भूमिका निभाता है, श्वसन भूमिका निभाता है, या इस क्रिया का नाम श्वसन रखा गया है। कहा जा रहा है कि देखिए मनुष्य भोजन ग्रहण करता है। भोजन किस रूप में ग्रहण करता है, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदला जाता है। जैसे ही ग्लूकोज के अणु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा बाहर निकलते हैं। अब कहा जाता है कि इसमें देखिए कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं, लगभग में आपका 27 से 35 डिग्री सेल्सियस के ताप पर क्या है, ये आपका एंजाइम बहुत ही सक्रिय होते हैं, जिसके द्वारा आसानी से आपके शरीर के क्या जाता है, भोजन का पाचन कर दिया जाता है। अब जो ऊर्जा प्राप्त होती है एक किस रूप में होती है, वो ATP के रूप में प्राप्त होती है। कितना, ATP के रूप में प्राप्त होती है। और कितना ATP, 38 ATP, कितना 38 ATP के रूप में प्राप्त होती है। अब ये जो 38 ATP आया है, ये जो ATP होता है इसकी ऊर्जा की बात करते तो 673 क्या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती। अब कहा जाएगा एक ग्लूकोज के अणु से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जब 673 किलो कैलोरी ऊर्जा एक ग्लूकोज के अणु से प्राप्त हो रही है तो एक स्वस्थ मनुष्य को लगभग जो ग्रामीण होते हैं उनको 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप बताइए अगर एक ग्लूकोज के अणु बराबर 673 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो 2400 कैलोरी प्राप्त करने के लिए कितने ग्लूकोज के अणुओं की आवश्यकता होती है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब ये तो ग्रामीण स्वस्थ व्यक्ति का हो गया, लेकिन बात आ जाएगी कि शहरी स्वस्थ व्यक्ति का तो लगभग में 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये तो हो गया आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया मनुष्य में। अब अगला हम चलते हैं, क्या है कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बना, जैसे साग सब्जी को क्या करता है, ये नष्ट होकर अपना कंपोस्ट बना लेते हैं या अपने आप को नष्ट कर देते हैं। तो उस समय भी क्या होता है, ये क्रिया भी ऊष्माक्षेपीय क्रिया होती है, क्योंकि वहां पर भी ऊष्मा बाहर निकलती है। जब यहाँ पर ऊष्मा का बाहर निकलना क्या होता है, ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया कहलाता है। अब देखिए अगला, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है,
जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, देखिए क्या, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है या जिन अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन क्या करता है, आयोडीन के साथ मिलकर क्या, तो उसे कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके कारण एक क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये भी क्रिया करता है ऑक्सीजन ऊर्जा से, तो क्या बनता है, NO बनता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि इन क्रिया को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उस क्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो उस क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला हम लोग चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के, देखिए क्या, किसी यौगिक के अणु एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु परमाणु अथवा समूह आ जाते हैं, तो इसी क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल समझिए कि विस्थापन अभिक्रिया वह ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देती है, तो उस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा शब्द है कि यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए ए और बी पहले एक हुए थे, अब जैसे ही इसमें किसी तीसरे की एंट्री होती है तो ए क्या कहता है, सी इसमें से जो कमजोर बंध बनाता है, जो कमजोर रहता है किसकी तुलना में, सी की तुलना में, उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए ओ बी को बाहर करता है तो यहाँ पर समीकरण बनेगा ए सी बनेगा प्लस बी बाहर आ जाता है। कहा जा रहा है कि ए और बी, ए प्रेमी प्रेमिका है, इसमें किसी तीसरे पावरफुल व्यक्ति की एंट्री होती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, जो आपका कमजोर रहता है वो क्या कर देता है, आसानी से इन दोनों के बीच से अलग हो जाकर अपना खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर देता है। और इसके पहले जो पुराने बंधन होते हैं, जो अधिक पावरफुल होते हैं, उसके साथ आसानी से जिंदगी जीना शुरू कर देता है। तो सेम यही बात है कि ए और बी एक अभिकारक है, ए क्या होता है, ए सी भी एक अभिकारक है। इसमें ए सी ओ जो होता है यह अधिक क्रियाशील तत्व होता है। अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण ये जो दोनों यौगिक होती है, इसमें से किसी एक के साथ, जिसके साथ वो बंध बना सकता है, बंध बनाने के बाद आसानी से इसके साथ मिल जाता है। और जो इसके साथ कमजोर बंध वाला रहता है वो, या कमजोर क्रियाशीलता हो रहती है, वो आसानी से इससे बाहर चला जाता है। तो सी और ए आपस में क्या कहते हैं, बंध बनाकर बी कम क्रियाशीलता तो होते तो उसको विक्षेपित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए कि जिंक, देखिए जिंक क्या है, एक तत्व है, और कॉपर सल्फेट एक देखो, ये दोनों क्या है, किसी भी तरीके से अपना जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। उसी समय क्या, किसी तीसरे पर्सन की एंट्री हो जाती है। तीसरे पर्सन की एंट्री होने से वो क्या करता है, जो कॉपर होता है ये आसानी से इसकी जिंदगी से बाहर न चला जाता है। क्यों, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील तत्व होता है। और कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व होता है किसकी तुलना में, जिंक की तुलना में। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर इसके साथ बाहर निकल जाता है। यहाँ पर आयरन है, कॉपर सल्फेट है, आयरन भी, आयरन क्या है, आयरन कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व होता है। तो जैसे ही सल्फर के साथ मिलता है तो क्या, फिर सल्फेट बनाता है तथा कॉपर क्या, तो इससे बाहर निकल जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कहते हैं, सदैव विस्थापन अभिक्रिया में बाहर कर देता है। अब हम लोग चलते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बिना आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर ए और बी, ए एक क्या है, अभिकारक है, ए और यहाँ पर क्या है, सी और डी, ये आपका क्या है, अभिकारक। ये दोनों क्रिया करेंगे तो इसका ए समूह, ए अगर ये जो दोनों समूह होते, ए हमेशा प्लस और माइनस में रहेंगे। ए प्लस और ए प्लस रहेगा तो बी माइनस रहेगा। यहाँ पर बी सी माइनस में है तो डी प्लस में रहेगा। तो कहने में क्या, हमेशा ए आयनिक बंध के रूप में रहते हैं तो एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। तो इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से और इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से हमेशा क्रिया
करता है। तो अगर ए यहाँ पर प्लस में है तो इसके बी यहाँ पर सी और डी वाले में जो माइनस वाला रहेगा, यहाँ पर माइनस किसको दर्शाया गया है, सी को माइनस दर्शाया गया। तो क्या हो जाएगा, ए और सी एक साथ हो जाएंगे। अब प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी प्लस में है तो अब देखिए बी माइनस में है और डी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी और डी हो जाता है। कहने का मतलब इसमें आयनिक बंध सदैव होता है, इसमें माइनस और प्लस एक साथ रहते हैं और प्लस और माइनस एक साथ रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे है तो कि इसमें दो तत्वों दो यौगिकों का एक साथ क्रिया कराया जाता है, तो इस क्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल के द्वारा देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 है, बेरिलियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है, तो इसका प्लस माइनस देखिए सोडियम के पास प्लस होता है और यहाँ पर किसके पास प्लस होता है, बेरिलियम के पास प्लस होता है। तो सोडियम बेरिलियम के साथ क्रिया नहीं करेगा, तो सोडियम किसके साथ क्रिया करेगा, हमेशा माइनस के साथ। तो सोडियम क्लोराइड Na सोडियम प्लस क्लोरीन मिलता है तो क्या बनता है NaCl। जब NaCl बनता है तो NaCl बाहर निकल जाएगा। अब कहा जाता है कि इसके पास बेरिलियम के पास प्लस चार्ज है और सल्फेट के पास माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर BaSO4 एक साथ हो जाता है। तो यहाँ पर समीकरण कौन सा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा Na2SO4 प्लस BaCl2 का मिलकर क्या बेरिलियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। इस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया को आसानी से हम लोग समझे। अगर उसके बाद अगला क्या है, उपचयन अभिक्रिया। देखिए उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, वे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यह ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है उस क्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मिलकर, इसमें देखिए मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। अगला देखिए क्या है, अपचयन अभिक्रिया। क्या है अपचयन अभिक्रिया, इसमें ये उपचयन का उल्टा होता है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का त्याग होता है। तो इस क्रिया अपचयन अभिक्रिया कराते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है प्लस जल हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो कॉपर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन एक साथ हो। देखिए यहाँ से ऑक्सीजन क्या है बाहर निकल जा रहा है, यहाँ पर और हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है। हाइड्रोजन का वृद्धि होना और ऑक्सीजन का टूटना ये क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगला हम देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं जिस रासायनिक समीकरण में देखिए जिन रासायनिक समीकरण में अपचयन तथा उपचयन दोनों क्रिया साथ साथ होती है, इस क्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कहा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया वो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ होती है, इस क्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस जल के साथ क्रिया करता है तो कॉपर प्लस जल बनता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकला तो ऑक्सीजन की कमी उपचयन। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे था, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है यहाँ पे देखिए जुड़ गया किसके साथ, ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन की जुड़ता हाइड्रोजन का जुड़ना ये क्या करता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ती है, यहाँ पर ऑक्सीजन हटता है, तो ऑक्सीजन जहाँ पे हटता है वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया, जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है वहाँ पर क्या उपचयन अभिक्रिया होती है। इसके आधार पर आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। एक क्रिया हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखा जाता है कि इन अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देखा जाता है उसमें संक्षारण। कहा जाता है कि इस धातु को ताप दाब आर्द्रता के कारण उनके भार में तथा उनकी भौतिकी बनावट में क्या होता है किसी प्रकार से उसमें कमियां महसूस होना शुरू हो जाता है, तो एक क्रिया क्या होती है संक्षारण होती है। कहा जाता है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, इस क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। उदाहरण के द्वारा समझिए कि चांदी के ऊपर काली परत आना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, ये क्या संक्षारण की क्रिया होती है। कहा जाता है कि धातु के ऊपर जब क्या होता है आर्द्रता के कारण या ताप दाब के कारण उसमें किसी प्रकार से क्या होती है क्षति होना शुरू हो जाता है, तो ये संक्षारण कहा जाता है। इस क्रिया से बचने के लिए उसको
उसके ऊपर क्या करते हैं हम, धातु की लेप चढ़ा देते हैं तथा एक क्रिया जब लकड़ी में होता है तो लकड़ी को क्या करें, पेंट करके इसको हम आसानी से संक्षारित होने से बचा सकते हैं। ये हो गया संक्षारण की क्रिया। अगला हम देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, तेल व वसा के अपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधित हो जाते हैं। कहा जाता है कि तेल व वसा के अपचयित हो जाने पर विकृत गंधित हो जाते हैं। विकृत गंधित मतलब क्या, वो स्मेल करना शुरू कर देते हैं। जब खाद्य पदार्थ को अधिक समय तक रखा जाता है तो वह अधिक से अधिक विकृत गंधित हो जाने के कारण वह स्मेल करना शुरू कर देता है या गंध देना शुरू कर देता है। तो इन्हीं गंध व स्वाद में परिवर्तन होना ही क्या होता है, ये प्रति अक्षिकारक मिलकर भोज्य पदार्थों को क्या कर देता है, आसानी से क्षतिग्रस्त कर देता है। या उस पात्र में रखकर अथवा जब इसको अधिक समय तक रखा जाता है तो इसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। जैसे कहा जाता है कि विकृत गंधिता के कारण कोई भी खाद्य पदार्थ नष्ट न हो या खराब न हो, इससे बचने के लिए एक पैकेट बंद जो भी थैलियाँ होती है उसमें, जैसे कहा जाता है कि आलू की चिप्स की थैली जैसे जो हमारे मार्केट में मिलती है, अलग अलग प्रकार के चिप्स जो मिलते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरकर उसको आसानी से लंबे समय तक के क्या कहते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। या तो हम कर सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को तेल व वसा के रूप में मिलाकर रखा जाता है जिसके कारण वह आसानी से खराब नहीं हो पाता है। इसे खराब होने में बहुत सारे वक्त लगते हैं, जिससे हम क्या आसानी से विकृत गंधित होने में या किसी भी प्रकार के गंध या स्वाद में परिवर्तन होने को बचा सकते हैं। इस प्रकार से आज हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को एक वीडियो में पूरा का पूरा पढ़ हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाहर आपके फर्स्ट चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक बार उसके बाद बुक को उठाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहीं से भी ऐसा कोई टॉपिक्स नहीं है जो आपको छोड़ा गया है। ऐसे ही आपको प्रतिदिन एक वीडियो, प्रतिदिन वो चैप्टर वाइज देखिए, क्या प्रतिदिन चैप्टर वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए क्योंकि समय आपका बहुत ही कम बचा हुआ है। मेरा टारगेट है कि 1 से 1.5 माह के मतलब प्री बोर्ड से पहले आपका पूरा का पूरा आपका क्या किया जाएगा, साइंस के चैप्टर को कवर करा दीजिएगा। उसके बाद आपका मॉडल पेपर के तहत जितने भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसको हम लोग क्या सॉल्व करते रहेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों को शेयर करना ना भूले क्योंकि आपको पता है कि आपको अगर घर बैठे अगर ऐसी सुविधा दिया जा रहा है तो क्या करना है, आपको क्या जाता है, सिर्फ आपको 1 से 2 लोगों को शेयर करना है बस, और कुछ नहीं। शेयर करिए और सभी लोगों के पास पहुँचेगा। देखिए ब्रांड कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसका सबसे पहले कुछ न कुछ एड आता है, लोग उसको प्रचार करते हैं तो उसके बारे में लोग जानते हैं। तो आप लोग जब तक देखेंगे नहीं, अपने मित्रों को बताएंगे नहीं, तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि इतनी अच्छी भी कम समय में पूरी की पूरी चैप्टर को कवर करा दिया जा रहा है। आप लोग यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो इतना आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि अधिक से अधिक समय 1.5 से 2 घंटे में इतने ही सब कुछ समझाने में आपको 1.5 से 2 घंटे समय लग जाएगा, जिसमें आपकी बेवकूफ़ी है और समय को बचाना ही आपका मूल कर्तव्य है। इस समय बचा बना हुआ है। अब क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।